हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर के मॉड्यूल डी का यूनिट 28 जो कि है वर्किंग कैपिटल फिनेंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। तो जब भी कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस जो है वो कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो वहाँ पे उसके कुछ फिक्स्ड एसेट होते हैं, जैसे कि उसके फर्नीचर, मशीन्स, कंप्यूटर्स, जो भी उसके फिक्स्ड मशीनरीज हैं। तो लेकिन ये जो उसके फिक्स्ड एसेट है वो उसके बिजनेस को रन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। उसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ करंट एसेट की भी जरूरत होती है। करंट एसेट जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, रिसीवेबल्स हो गया। तो जो भी मनी जो है जो कि करंट एसेट के रूप में ब्लॉक होती है किसी भी बिजनेस में, तो उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है कि द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, रिसीवेबल्स को ही हम लोग वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट जो कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं। तो हाउ मच ऑफ द करंट एसेट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड द मार्केट कंडीशन। वर्किंग कैपिटल फिनेंस बाय द बैंक इज नथिंग बट असेसमेंट ऑफ टोटल करंट एसेट नीडेड एंड हाउ दिस नीड इज टू बी मेट। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो क्यों ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, और ये डिपेंड करता है कि उस बिजनेस की नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है और उसका मार्केट कंडीशन कैसा है। और वर्किंग कैपिटल फिनेंस जो होता है वो बैंकों के द्वारा दिया जाता है। तो ये कुछ नहीं, जो भी है बिजनेस इंटरप्रेन्योर उसके करंट एसेट के असेसमेंट के टोटल को हम लोग वर्किंग कैपिटल फिनेंस कहते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट है, this amount which is intended to meet part of working capital is called net working capital। तो फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल तो हमने देखा, नेट वर्किंग कैपिटल उसको कहते हैं कि जो भी अमाउंट जो है जो कि किसी भी वर्किंग कैपिटल के एक पार्ट, नॉर्मली ये जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है फ्रेंड्स ये हमारे टोटल करंट एसेट से जब हम अपने करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आता है। तो the total requirement of current asset of an enterprise which is termed as total or gross working capital is made by short term credit available including bank finance and some amount arranged by the enterprises through long term funds called net working capital। तो जो टोटल करंट एसेट जो होती है किसी भी इंटरप्राइजेस को जो रिक्वायर्ड होती है तो वो ग्रॉस टोटल होती है किस चीज की, पहले तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो कि बैंक फिनेंस को इंक्लूड करके जो उसके पास अवेलेबल है, प्लस कुछ अमाउंट जो है वो इंटरप्राइज को लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज करनी होती है जिसको कि हम लोग नेटवर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड, सेलिंग दिस गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस, रिसीव कैश ऑन सेल और एंड ऑफ क्रेडिट पीरियड एंड अगेन परचेज रॉ मटेरियल्स। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। मतलब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको सेल आउट किया, फिर उसको हमने क्रेडिट बेसिस में या कैश के बेसिस में सेल किया, और जब हमारा क्रेडिट पीरियड एंड हुआ और उसके बाद फिर हमने अगेन जो है वो रॉ मटेरियल परचेज किया। तो ये एक साइकिल की तरह घूमता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। तो द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड, लेंथ ऑफ जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है वो उसके जितना स्टॉक है रॉ मटेरियल्स का उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी उसका प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है उसको बनाने में रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और परचेजर से उसने जो क्रेडिट ले रखा है तो वो कितने दिनों के लिए है वो उस पर भी डिपेंड करता है। अभी द लॉन्गर द वर्किंग साइकिल द मोर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपका वर्किंग साइकिल जो है जितना लंबा होगा आपको वर्किंग कैपिटल की उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज, तो फ्रेंड्स हमने लास्ट चैप्टर में जो रेशियो एनालिसिस में देखा था तो वहां पे ये बता रहा है कि लिक्विडिटी रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस है। लिक्विडिटी रेशियो में हमने देखा था एक करंट रेशियो था, तो करंट रेशियो जो है वो बताता है कि मिनिमम करंट रेशियो जो है विच द बैंक वांट्स द एंटरप्राइज टू मेंटेन एट ऑल द टाइम्स। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर बैंक टू मॉनिटर द यूज ऑफ फंड्स बाय द इंटरप्राइज। मतलब वो अपने फंड्स को किस तरीके से यूज कर रहा है, तो वो उसके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के रेशियो को दर्शाता है। तो इसीलिए करंट रेशियो का वर्किंग कैपिटल फिनेंस में बहुत इंपॉर्टेंस होता है।
नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ बैंक फिनेंस। बैंक फिनेंस के असेसमेंट के क्या क्या मेथड हैं? होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ बैंक फिनेंस। तो पहला है डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ टर्नओवर ऑफ द इंटरप्राइज। तो हम लोग कैसे किसी भी इंटरप्राइजेस का टर्नओवर जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम लोग पहले उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे और उसके ऊपर एक असेसमेंट करेंगे। अगर वो इंटरप्राइजेस जो है वो अगर न्यू इंटरप्रेन्योर है तो हम लोग उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसके प्रपोज्ड मार्केट शेयर, उसके पास कितनी रॉ मटेरियल अवेलेबल है और उसकी इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या हैं, इसके बेसिस पे हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ ग्रॉस और टोटल वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज द सम टोटल ऑफ द असेसमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्किंग कैपिटल को पहला तो हो गया इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में जो है वो हमारा स्टॉक लेवल आएगा जिसमें हमारा रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स जो भी हैं वो तीनों मिला के हमारे इन्वेंट्री होंगे। फिर है रिसीवेबल्स और बिल्स। कोई भी रिसीवेबल जैसे सिंपलर कंपेयर टू डेट ऑफ द इन्वेंट्री, ये भी इन्वेंट्री की तरह ही होता है। दिस इज मोस्टली गवर्न बाय द मार्केट प्रैक्टिस एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर बिजनेस और अ प्लेस। उसके क्या रिसीवेबल्स और बिल्स हैं, ये उसके मार्केट प्रैक्टिस एप्लीकेबल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट मतलब उसके कैश लेवल, एडवांसेस टू सप्लायर्स, एडवांस टैक्स पेमेंट और नेसेसरी टू अवॉइड अंडर फाइनेंसिंग। हम लोग इसको करंट एसेट, अदर करंट एसेट जो है उसको भी एस्टिमेट करते हैं ताकि जो हमारा वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग जो है वो अंडर फाइनेंसिंग ना हो। अभी फिर है नेक्स्ट सोर्सेज फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं? तो पहला है ओन सोर्सेज जिसको हम लोग NWC यानी नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। तो द बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर जो है दैट इज डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ अवेलेबल नेट वर्किंग कैपिटल। लास्ट अकाउंटिंग ईयर के बैलेंस शीट से हम लोग उसका नेट वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। ऑल्सो एज द एस्टिमेट ऑफ लिमिट्स इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। हम लोग प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के ऊपर भी एस्टिमेटेड उसकी लिमिट को एस्टिमेट कर सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है वो एंड ऑफ द ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर का, लास्ट ईयर का नहीं, करंट ईयर का। फिर सेकंड जो है दैट इज सप्लायर्स क्रेडिट। तो सप्लायर क्रेडिट से जो क्या है उसके मार्केट प्रैक्टिस में कितनी मतलब वो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, उसका कितना बिजनेस चल रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी जैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरी पेमेंट उसकी कुछ बाकी है या नहीं, उसने अपने कस्टमर से कुछ एडवांस ले रखा है या नहीं, तो ये सारे उसके लाइबिलिटी में इंक्लूड होंगे। और चौथा है बैंक फिनेंस, मतलब बैंक से उसको कितना फिनेंस चाहिए। अभी है कैलकुलेशन ऑफ बैंक फिनेंस। तो वर्किंग कैपिटल फिनेंस फ्रॉम द बैंक इज इक्वल टू द गैप बिटवीन टोटल वर्किंग कैपिटल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज। तो हमारा वर्किंग कैपिटल फिनेंस क्या होगा? ये वर्किंग कैपिटल और उसके पास जो भी अवेलेबल फंड है उसमें जो उसको गैप हो रही है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल फिनेंस बोलेंगे। इसका जो मेन मेथड था फिर वो टंडन कमेटी ने दिया था। तो टंडन कमेटी के जो मेथड है वो है एक है फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, दूसरा है सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग और तीसरा है थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग। तो फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग्स में क्या है कि एटलीस्ट 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, यानी कि टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक फिनेंस, तो उसका हम लोग 25% लेंगे, तो वो हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में आएगा। सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग से कि अंडर दिस द इंटरप्राइज वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट। इसमें हम लोग करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी का 25% ले रहे थे और यहाँ पे हम लोग करंट एसेट का 25% ले रहे थे। इसका देखिए फ्रेंड एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का। कि ये मान लीजिए करंट एसेट है फर्स्ट मेथड में 1000, अदर करंट लाइबिलिटी है 200, तो हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 800। अब 800 का हम लोग 25% लेंगे यानी कि 200, तो उसका जो बैंक फिनेंस होगा दैट इज वर्किंग कैपिटल माइनस नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 600, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी दैट इज 600। ठीक वैसे ही मेथड 2 में हम लोग ये करंट एसेट हो गया, ये करंट लाइबिलिटी हो गया और ये उसका वर्किंग कैपिटल गैप हो गया। तो नेट वर्किंग कैपिटल जो हम लोग लेंगे दैट इज
हमारा करंट एसेट है 1000 का हम लोग 25% लेंगे यानी कि 250। तो हमारा बैंक फिनेंस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल गैप माइनस नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इक्वल टू 550। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैश बजट मेथड। कैश बजट मेथड मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था हम लोग कैसे निकालते हैं। ये क्या होता है कि हमारा आउटफ्लो यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ मनी और इनफ्लो ऑफ मनी यानी कि हमारा इनकम, उसका जो डिफरेंस और डेफिसिट होता है वो हमारा उतना ही हमारा बैंक फिनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। ये हम लोग मंथली या क्वार्टरली बना सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पीरियड एंड बैंक फिनेंस इक्वल टू द कैश डेफिसिट इफ एनी सैंक्शन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी फ्रेंड्स। ये फॉर्मेट भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लास्ट चैप्टर के कि हम लोग ओपनिंग बैलेंस फिर टर्म लोन, पहले इनफ्लोज लेते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस, टर्म लोन, सेल्स और अदर कैश इनफ्लोज को ऐड करते हैं, टोटल इनफ्लोज निकालते हैं। उसके बाद आउटफ्लो लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, RM परचेज, लेबर, पावर एंड फ्यूल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट, अदर कैश फ्लो, इन सारे को ऐड करके हम लोग टोटल आउटफ्लोज निकालते हैं। उसके बाद आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, जो हमारा अगर डेफिसिट आता है माइनस में अगर कुछ आता है तो वो हमारा बैंक फिनेंस नीडेड उसके इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट है टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट। टर्नओवर मेथड जो है SSI यूनिट में जिनको वर्किंग कैपिटल लिमिट की रिक्वायरमेंट होती है और अप टू 5 करोड़ जो है वो हम लोग टर्नओवर मेथड से निकालते हैं। तो वर्किंग कैपिटल फिनेंस कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 20% ऑफ देयर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल SSI यूनिट्स। उनके जो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर होता है उसका 20% जो है वो हमारा बैंक फिनेंस होता है। ये देखिए फिर यहाँ मैंने कॉपी में इसका ये बनाया है। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का प्रोजेक्टेड सेल्स जो है वो 1000 है और उसका वर्किंग कैपिटल हम लोग 25% लेते हैं, तो प्रोजेक्टेड सेल का 25% हो गया। और बोरोवर्स मार्जिन 5% लेते हैं यानी 1000 का 5% 50 करोड़। तो जो हमारा बैंक लिमिट होगा दैट इज 20%, यानी कि 1000 का 20% हमारा बैंक लिमिट होगा दैट इज 200 करोड़। या फिर 25 माइनस 5 इक्वल टू 20%। तो ये हमारा प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड है। हम लोग अप टू 5 करोड़ इसी को इस्तेमाल करते हैं, बैंकों में भी नॉर्मली यही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ 3 मेथड्स ऑफ असेसमेंट। इसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर दोज एक्टिविटीज विच हैव रिलेटिवली यूनिफॉर्म ऑपरेशन एंड फॉर विच द मार्केट कंडीशंस आर नॉट वेरी वोलेटाइल। और कैश बजट मेथड जो है वो ऐसे एक्टिविटीज के लिए सुटेबल है जहाँ पे कि फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा होता है और मार्केट कंडीशन की एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वहाँ जैसे सीजनल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे आपको इस तरीके के फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कैश बजट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। टर्नओवर मेथड इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल इंटरप्राइज वेयर डिटेल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मे नॉट बी अवेलेबल। हम लोग स्मॉल इंटरप्राइज के लिए भी टर्नओवर मेथड काफ़ी यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं भी है तो भी हम इस मेथड से उनका वर्किंग कैपिटल असेसमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बिल्स रिसीवेबल्स फिनांस बाय द बैंक्स। रिसीवेबल्स आर पार्ट ऑफ द करंट एसेट। दीज अराइजेज ड्यू टू सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, जैसे बुक डेट, सन्ड्री डेटर्स। जो भी हमारा करंट एसेट है जो कि क्रेडिट बेसिस में हमारा सेल्स अराइज होता है उसको हम लोग बिल्स या रिसीवेबल्स कहते हैं। जैसे बुक डेट हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया। तो बैंक जो है इसके अगेंस्ट में भी फिनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग इन्वेंट्री के अगेंस्ट में देते हैं। इसमें बोरोवर को बुक डेट जो है वो सबमिट करनी होती है, जिसके बेसिस पे बैंक जो है ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करता है और उस पर एप्लीकेबल मार्जिन जो है वो भी डिडक्ट किया जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय सेलर जो होता है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। इफ नो क्रेडिट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर ए डिमांड बिल इज ड्रॉन। अगर कोई भी कस्टमर को क्रेडिट अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उसका एक डिमांड बिल जो है वो ड्रॉ किया जाता है और उसके साथ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जैसे MR RR जो है वो बैंक को दिया जाता है, या तो कलेक्शन के लिए या तो परचेज के लिए। अगर बैंक जो है इस बिल को परचेज करती है तो वो सेलर को इमीडिएट क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, और अगर बैंक जो है
ब्रांच एट परचेजर्स प्लेस प्रेजेंट द बिल टू हिम, अगर जो परचेजर है उसके प्लेस पे बैंक की जो ब्रांच होती है वो बिल वहाँ पे प्रेजेंट करती है और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है उसको डिलीवर करती है और उसके अगेंस्ट में बिल का पेमेंट करती है। और इन केस ऑफ कलेक्शन टिल द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सेलर अकाउंट द अमाउंट इज सोन एज बुक डेट इन हिज बुक, और जब तक सेलर के अकाउंट में ये क्रेडिट नहीं होता है केस ऑफ कलेक्शन में, तब तक ये जो है उसके बुक में बुक डेट की तरह शो किया जाता है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ द बिल बाय द बैंक द अमाउंट ऑफ बिल इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द बुक्स, और अगर ये परचेज का केस है तो वहां पे अमाउंट ऑफ बिल जो है वो बुक में प्रेजेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफ द क्रेडिट इज टू बी प्रोवाइडेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड यूजेंस बिल मेंशनिंग द पीरियड ऑफ पेमेंट, एक यूजेंस बिल होता है फ्रेंड जिसमें कि पेमेंट का पीरियड जो है वो मेंशन किया जाता है और ये जो है परचेजर ड्रॉ करता है और उसको एक्सेप्ट करता है। इसी को हम लोग बिल्स रिसीवेबल्स भी कहते हैं। फॉर बैंक फिनेंस आइदर द एक्सेप्टेड बिल इज गिवन टू द बैंक और डॉक्यूमेंट आर सेंड थ्रू बैंक विच डिलीवर्स द सेम टू द परचेजर, जब ये बिल को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट के साथ बैंक को डिलीवर किया जाता है और बैंक जो है उसको परचेजर के अगेंस्ट उसके यूजेंस बिल के एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट में उसको क्रेडिट प्रोवाइड करती है। बैंक प्रोवाइड फिनेंस टू द सेलर बाय डिस्काउंटिंग द यूजेंस बिल, बैंक जो है सेलर को ये यूजेंस बिल डिस्काउंटिंग जिसको बोलते हैं वो करके उसको फिनेंस प्रोवाइड करती है आफ्टर डिडक्टिंग द यूजुअल चार्जेस एंड इंटरेस्ट फॉर द यूजेंस पीरियड, जितने दिन के लिए वो बैंक के पास रहेगा वो उतने दिन का चार्जेस और इंटरेस्ट जो है उसमें से डिडक्ट करके बाकी की पेमेंट उसको कर देती है। नेक्स्ट जो है, द टर्म यूज्ड इन बिल फिनेंस आर परचेज, डिस्काउंट एंड निगोशिएशन। तो नॉर्मली परचेज इज यूज्ड इन केस ऑफ डिमांड बिल्स, डिस्काउंट इन केस ऑफ यूजेंस बिल्स एंड निगोशिएशन इन केस ऑफ बिल्स विच आर ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट जो है, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ बिल्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द एसेट इन द अकाउंटिंग बुक ऑफ द ड्रॉर यानी कि द सेलर, इट मे बी रिप्रेजेंट इन हिज कंटिजेंट लाइबिलिटीज। इसको क्यों कंटिजेंट लाइबिलिटी में हम लोग शो करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये इन फ्यूचर अगर पेमेंट इसकी अराइज होती है तो इसको पेमेंट करना होता है, इसी वजह से इसको कंटिजेंट लाइबिलिटी में शो किया जाता है। At the time of assessment of working capital finance, the amount of bills purchased discounted is added to both current asset and liabilities. Next है guidelines of RBI for discounting, rediscounting of bills by bank. तो बैंकों में जो बिल डिस्काउंटिंग की पॉलिसी है वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव होनी चाहिए। फिर जो भी आप एलसी इशू करते हो वो जेन्युइन कमर्शियल और ट्रेड ट्रांजैक्शन जो भी बॉर्वर है उसके लिए जेन्युइन कमर्शियल और ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए होनी चाहिए, ये बैंक को इंश्योर करना है। नेक्स्ट है, बेनिफिशियरी ऑफ द एलसी मे वांट टू डिस्काउंट द बिल्स विद द एलसी इशूइंग बैंक इटसेल्फ। इन सच केसेस बैंक may discount bills drawn by beneficiary only if the bank has sanctioned regular fund based credit facilities to the beneficiary। अगर बेनिफिशियरी जो है एलसी इशूइंग बैंक से उसका बिल डिस्काउंट कराना चाहता है तो अगर वो हमारा रेगुलर फंड बेस्ड क्रेडिट बोरोवर है तो ही हम उसका जो बिल है वो डिस्काउंट कर सकते हैं। द बेनिफिशियरी शुड गेट द बिल्स डिस्काउंटेड or negotiated through the bank with whom he is enjoying sanctioned credit facilities. Next है bill purchase discount negotiated under LC where the payment to the beneficiary is not made under reserve will be treated as an exposure on the LC issuing bank and not on the borrower। ऐसे बिल परचेज या डिस्काउंटेड और निगोशिएटेड जो कि एलसी के अंडर हैं जहाँ पे कि पेमेंट जो है वो बेनिफिशियरी को नहीं की गई है और उसको रिजर्व रखा गया है, तो इसको हम लोग एक्सपोजर ऑन एलसी ट्रीट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ इशूइंग बैंक और इसका बोरोवर के उसमें कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है, बैंक शुड इस्टेब्लिश जेन्युइननेस ऑफ अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट। बैंक को जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा है बोरोवर ने तो उसके जेन्युइननेस जो है वो बैंक को इंश्योर करना होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्लोज्ड विदाउट रिकोर्स शुड बी डिस्करेज्ड। अगर किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में विदाउट रिकोर्स क्लॉज जो है वो इंक्लूड किया गया है तो बैंकों को उसको
डिस्करेज करना चाहिए। नेक्स्ट है एकोमोडेशन बिल्स शुड नॉट बी परचेज डिस्काउंटेड निगोशिएटेड बाय बैंक। अगर कोई एकोमोडेशन बिल है तो बैंक को उसे परचेज डिस्काउंट या निगोशिएट नहीं करना है। सर्कमस्पेक्ट वाइल डिस्काउंटिंग बिल्स ड्रॉन। अगर बैंक कोई डिस्काउंट बिल ड्रॉ कर रहा है तो उसको उस पर पूरा इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद ही उसको डिस्काउंट करना है। बिल री डिस्काउंट्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू यूजेंस बिल्स हेल्ड बाय अदर बैंक्स। अगर किसी दूसरे बैंक का यूजेंस बिल है तो उसको री डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। बैंक शुड नॉट री डिस्काउंट बिल्स अर्लियर डिस्काउंटेड बाय एनबीएफसी। जो एनबीएफसी ने अगर पहले कोई बिल जो है वो डिस्काउंट कर रखा है तो उसको बैंकों को री डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ लाइट कमर्शियल व्हीकल एंड 2 और 3 व्हीलर्स। अगर वो बिल जो है वो कमर्शियल व्हीकल या 2 या 3 व्हीलर्स का है तो बैंक उसको री डिस्काउंट कर सकती है, लेकिन नॉर्मली केसेस में उसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बैंक्स में एक्सरसाइज देयर कमर्शियल जजमेंट इन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ सर्विस सेक्टर। बैंकों को जो है अपना कमर्शियल जजमेंट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए अगर वो किसी सर्विस सेक्टर का बिल जो है वो डिस्काउंट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट। नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट क्या है? जो बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक्स को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स हम लोग इशू करते हैं उसको हम लोग नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट कहते हैं। ये जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह शो की जाती है बैलेंस शीट में ऑफ बोथ बैंक एंड इंटरप्राइजेस। बैंक के बैलेंस शीट में भी बैंक ने अगर कोई एलसी-बीजी इशू कर रखा है तो वो उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो करेगी, और इंटरप्राइज या बोरोवर इंटरप्रेन्योर जिसने एलसी और बीजी जिसके बिहाफ में इशू करा रखा है उसके बैलेंस शीट में भी ये कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो होगी। तो गारंटी जो होती है फ्रेंड्स, बैंक जो है वो गारंटी इशू करता है अपने कस्टमर के बिहाफ में। तो उसमें 2 तरह के गारंटी होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस गारंटी और दूसरा होता है फिनेंशियल गारंटी। तो देखिए परफॉर्मेंस गारंटी क्या है, फाइनेंशियल गारंटी क्या है। परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो किसी भी बेनिफिशियरी को मॉनिटरी लॉस अगर अराइज होता है, अगर उसके नॉन परफॉर्मेंस या उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो उस तरीके की गारंटी को हम लोग परफॉर्मेंस गारंटी कहते हैं। और फिनेंशियल गारंटी जो होती है वो किसी भी कस्टमर के ड्यू ऑब्लिगेशंस को वो फॉलो करती है, जहाँ पे कि बोरोवर ने गारंटी के तौर पे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी या कोई भी ड्यू जो है वो बैंकों के पास रखा हुआ होता है, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक जो है उस पेमेंट को जो बेनिफिशियरी होती है उसको पे करती है, तो उसको हम लोग फिनेंशियल गारंटी कहते हैं। नेक्स्ट है को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स। अ सप्लायर ऑफ गुड्स विल बी मोर विलिंग टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द परचेजर्स, जो कि बैंक का कस्टमर है। तो जो गुड का सप्लायर है वो परचेजर को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। If the bill of exchange drawn by him on purchaser and accepted by him is also accepted by bank, अगर उसने कोई बिल जो है वो उसके ऊपर ड्रॉ किया है और उसने उसको एक्सेप्ट किया है और उसके साथ साथ उसके बैंक ने भी अगर उसको एक्सेप्ट किया हो तो उसी को हम लोग को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स कहते हैं। तो को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स जो होती है वो भी एक गारंटी की तरह काम करती है कि अगर परचेजर जो है वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो उसके बिहाफ में जो है बैंक उसको पेमेंट करेगी। By providing this facility to the customer, the need for working capital finance from the bank is reduced due to credit provided by the supplier। तो यहाँ पे क्या है, बैंक को उसको कोई क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है क्योंकि सप्लायर ही जो है वो बायर को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं गारंटी और को एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो वो गाइडलाइंस क्या क्या है कि बैंकों को कोई भी बैंक गारंटी जो है वो 10 साल से ज़्यादा की नहीं इशू करनी चाहिए, और जब भी आप बैंक गारंटी इशू कर रहे हो तो वहाँ क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो हमें जब भी है अनसिक्योर्ड गारंटी जो है लार्ज अमाउंट की या फिर मीडियम या लॉन्ग टर्म पीरियड की है तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं इशू करना चाहिए। अनसिक्योर्ड गारंटी जो है वो एक लिमिटेड रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ द बैंक टोटल अनसिक्योर्ड गारंटी का एक रीजनेबल प्रोपोर्शन होना चाहिए, ज़्यादा हमें अनसिक्योर्ड गारंटी प्रेफर नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या है कि बैंक जो है डिफर्ड पेमेंट गारंटी जो है अनसिक्योर्ड बेसिस पे दे सकती है अपने फर्स्ट क्लास कस्टमर को, जिनके पास की गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वहाँ डिफर्ड पेमेंट गारंटी होती है फ्रेंड्स कि वहाँ पे जो परचेजर होता है उसको एक टाइम लिमिट दी जाती है, एक रीपेमेंट शेड्यूल दिया जाता है जहाँ पे कि वो पेमेंट को रीपे करता है। नेक्स्ट है
गारंटी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ एनी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स और ए ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूशन शुड बी सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड एक्सपोजर नॉर्म्स। जो भी हमारा एक्सपोजर नॉर्म्स है, गारंटी जो है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिनेंशियल गारंटी जो है, बैंक शुड बी सेटिस्फाइड दैट द कस्टमर वुड बी इन अ पोजिशन टू रिम्बर्स द बैंक इन केस द बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट अंडर द गारंटी। अगर बैंक को ये इंश्योर करना है कि अगर फिनेंशियल गारंटी जो हम दे रहे हैं इन फ्यूचर अगर हमें वो रिपे करनी हो तो बोरोवर की जो है वो पोजीशन होनी चाहिए बैंक को पे करने की। इन द केस ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, सफिशिएंट एक्सपीरियंस विद द कस्टमर to satisfy themselves that the customer has the necessary experience, capacity and means to perform the obligation under the contract। मतलब बोरोवर की उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो आगे जाके खराब ना हो। नेक्स्ट जो है, बैंक शुड नॉर्मली रिफ्रेन फ्रॉम इशूइंग गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर हु डू नॉट इंजॉय क्रेडिट फैसिलिटी विद देम। जो कस्टमर हमारे साथ क्रेडिट फैसिलिटी अगर नहीं होता है तो उनको बैंक गारंटी इशू करना अवॉइड करना चाहिए। अभी बैंक गारंटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें बता रहा है कि बैंकों को जब भी आप बैंक गारंटी इशू कर रहे हैं तो वहाँ पे बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट का जो नेम है और पर्पस है वो मेंशन करना चाहिए। और जब भी आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में अगर कोई बैंक गारंटी इशू कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो नाम है वो आपको इंक्लूड करना है। लेकिन बाद में अगर आपको कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है तो आपको जो कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसके साथ करनी होती है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। कुछ गारंटी जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के फेवर में भी इशू होता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको जो भी ऑफिसर जिसने की बैंक गारंटी इशू किया है उसका नाम, डेजिग्नेशन और कोड नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए। बेनिफिशियरी जो है उसको बैंक से एक कंफर्मेशन ऑब्टेन करना चाहिए कि जो बैंक गारंटी इशू हुई है वो जेन्युइन है या नहीं है, या उनके फेवर में इशू हुई है या नहीं हुई है। इनिशियल पीरियड ऑफ बैंक गारंटी जो है वो 6 पीरियड बियॉन्ड द ओरिजिनल डिलीवरी पीरियड तक हो सकती है। जब हम बैंक गारंटी इशू करते हैं तो उसमें एक क्लॉज हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि अगर जो फर्म जो है वो फेल होती है, wherever a firm to supply the stores within the whenever a firm fails to supply the stores within the delivery period of the contract wherein bank guarantee has been furnished, the request for extension for delivery period will automatically be taken as an agreement for getting the bank guarantee extended। मतलब वो ऑटोमेटिक आपका बैंक गारंटी एक्सटेंड हो जाएगा अगर पार्टी जो है वो फेल होती है उस टाइम पे डिलीवरी पीरियड तक उसको सप्लाई करने में। तो ये हमारा होता नहीं है क्लॉज, लेकिन हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर और कमोडिटी ब्रोकर्स। बैंक में इशू गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स इन फेवर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द एक्सटेंड इट इज एक्सेप्टेबल। तो हमें मिनिमम जो है 50% वहाँ पे मार्जिन लेना होता है और मिनिमम कैश मार्जिन जो है वो 25% होती है, जो कि विदिन द अबव विदिन जो 50% मार्जिन है हमारा उसके अबव हमारा 25% कैश मार्जिन होना चाहिए। नेक्स्ट है अप्रेजल ऑफ गारंटी को एक्सेप्टेंस लिमिट। तो जो हमारा गारंटी या को एक्सेप्टेंस होता है फ्रेंड्स वो या तो रेगुलर बेसिस पे होता है या एडहॉक बेसिस पे होता है। तो द असेसमेंट इन सच केसेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसका क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, उसके क्या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर हमारा अप्रेजल जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट है कि जब सेलर और बायर के बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो या कोई ट्रस्ट ना हो तो वहाँ पे एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो प्लेस करती है ऑन, जहाँ पे कि बैंक जो है वो एक इंटरमीडियरी की तरह रोल प्ले करता है। एलसी जो है, एलसी इज एन अंडरटेकिंग बाय द बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर टू द सेलर टू पे हिम द कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट इफ ही सप्लाइज द गुड्स एज पर द टर्म स्पेसिफाइड एंड सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स। और ये फ्रेंड्स इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो यूसीपीडीसी 600 है ये उसी के रूल से गवर्न होती है। तो एलसी में क्या है, बैंक अंडरटेकिंग लेता है
जब बायर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सेलर को वो पे करेगा, कब पे करेगा, जब सेलर जो है वो उसको गुड सप्लाई कर देगा और जो भी उसके स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फुलफिल करेगा और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो उसको सबमिट करेगा। नेक्स्ट है अप्रेजल ऑफ एलसी लिमिट। अप्रेजल ऑफ एलसी लिमिट में क्या क्या चीजें देखी जाती है फ्रेंड्स? पहला तो देखा जाता है एवरेज अमाउंट ऑफ ईच एलसी। आपके हर एक एलसी का जो एवरेज अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपके मंथली कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ओपनिंग, मतलब आपको कितने दिनों के या कितने अंतराल पे जो है वो फ्रीक्वेंसी आपकी एलसी ओपनिंग की होनी चाहिए। तो वंस ईओ की मतलब हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर एस्टिमेट हो गया तो हमारा नंबर ऑफ एलसी जो है वो उसको एनुअल कंजम्पशन से डिवाइड करके हम लोग उसको निकालते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एनुअल कंजम्पशन बाय ईओक्यू। एनुअल कंजम्पशन को हम लोग ईओक्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी एलसीज विल बी आउटस्टैंडिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कंपनी के कितने एलसी जो है वो आउटस्टैंडिंग मोड में रहेंगे, तो ये डिपेंड करता है लीड टाइम के ऊपर। लीड टाइम क्या है? टाइम टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एलसी टू शिपमेंट ऑफ गुड्स, ट्रांजिट टाइम एंड द यूजेस अवेलेबल टू परचेजर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। मतलब उसको एलसी ओपन करने से लेके गुड्स के शिपमेंट, फिर उसको ट्रांजिट में जो भी टाइम लगे और उसके पास जितने दिन का यूजेस अवेलेबल हो, ये टोटल को मिला करके फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। तो उसके बेसिस पे जब तक उसको गुड्स रिसीट ना हो जाए तब तक वो एलसी जो है वो उसकी आउटस्टैंडिंग मोड में रहेगी। फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम लोग एक केस स्टडीज करेंगे तो उसमें आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग अप्रेजल ऑफ एलसी जो है वो कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। अभी नेक्स्ट जो है अदर इशू रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अदर इश्यूज क्या है? पहला है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक प्रोमिसरी नोट के रूप में इशू किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर होते हैं वो अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो उनके सोर्स की तरह, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सोर्स की तरह काम करती है। इसके जो गाइडलाइंस है वो आरबीआई इशू करती है। नेक्स्ट जो है वो है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है? फिनेंसिंग द रिसीवेबल्स ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज। द फिनेंसर इज कॉल्ड फैक्टर एंड कैन बी ए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है किसी रिसीवेबल्स के लिए अगर फिनेंस प्रोवाइड करती है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज को तो उसको हम लोग फैक्टरिंग कहते हैं। बैंक जो है वो इसमें परमिटेड नहीं है बिजनेस करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फिनेंस कर सकते हैं। तो द फैक्टर नॉट ओनली परचेज द बुक डेट रिसीवेबल्स ऑफ द क्लाइंट बट मे ऑल्सो कंट्रोल द क्रेडिट गिवन टू द बायर एंड एडमिनिस्टर द सेल्स लेजर। ये विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स भी हो सकती है। इफ इट इज विदाउट रिकोर्स द क्लाइंट इज नॉट लाइबल टू पे टू द फैक्टर इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ द बायर टू पे। नेक्स्ट है फोरफेटिंग। फोरफेटिंग क्या है? दिस इज सिमिलर टू फैक्टरिंग बट इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। ये जो है रिसीवेबल्स के लिए यूज होता था, ये एक्सपोर्ट के लिए यूज होगा। एंड वेयर द सेल इज सपोर्ट बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। जहाँ पे सेल जो है वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट अगर रहेगा और एक्सपोर्ट के केस में ही केवल हम लोग फोरफेटिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। द फिनेंसर डिस्काउंट द बिल एंड कलेक्ट्स द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द बायर ऑन ड्यू डेट्स। जो फिनेंसर होता है वो क्या करेगा? बिल डिस्काउंट करेगा और जो बायर है वो ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के ऊपर उससे जो है वो अमाउंट कलेक्ट कर लेता है। फोरफेटिंग जो है वो हमेशा विदाउट रिकोर्स होती है फ्रेंड्स। फैक्टरिंग जो है दोनों ही होगी, विथ रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स, लेकिन फोरफेटिंग जो है वो हमेशा विदाउट रिकोर्स होती है। इसीलिए एक्सपोर्टर जो है उनको अगर बायर जो है वो डिफॉल्ट करेगा तो वो रिस्क उनको कैरी नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।